जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन परिवार आरएस स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, रोजाना की भांति अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक को कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आए हैं आप सभी के सामने 38वें पेपर के पूरे 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तथा उनसे संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट तथ्य भी। और गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन हम कॉन्सेप्ट तथा ट्रिक दोनों के साथ हल करने वाले हैं। और इस पुस्तक के आपके 37 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं और आगे भी ये पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू चलने वाली है। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। साथ ही इन सब की पीडीएफ फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा यदि आप हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 पेपर देखना चाहते हो और राम सिंह यादव की पुस्तक के पिछले वर्ष के पूरे 50 पेपर देखना चाहते हो तो वो हमारे द्वारा करवाए गए हैं और उनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। वहाँ से जाकर आप देख सकते हो या फिर आप सीधे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलते आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहले पार्ट में हम 15 जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, फिर साइंस के 15 होंगे, फिर गणित के और लास्ट के 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होने वाले हैं। तो आज का जीके का पहला क्वेश्चन, ये पहला भाग है सामान्य ज्ञान का और इसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। कोणार्क का मंदिर कहाँ स्थित है? केरल, ओडिशा, राजस्थान या फिर तमिलनाडु? तो कोणार्क का मंदिर किस देवता का मंदिर है? इसे ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है और यह प्रसिद्ध सूर्य देवता का मंदिर है। किस देवता का? सूर्य देवता का मंदिर है। और इस मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया? तो गंग वंश के शासक नरसिंह देव ने इसका निर्माण करवाया था। और वर्तमान में ये भारत सरकार के 10 रुपए के नोट पर इसका चित्र अंकित है। और ये किस राज्य में स्थित है? ये आपके ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और ओडिशा की राजधानी क्या है? ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ पे केरल की बात करें तो केरल का कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? केरल का सबरीमाला मंदिर प्रसिद्ध है। यदि सबरीमाला मंदिर के प्रश्न पूछा जाए तो वो केरल में है, ठीक है। राजस्थान में आपके विमल शाह द्वारा निर्मित सिरोही जिले के जैन मंदिर फेमस है। यहाँ पे तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में कौन सा मंदिर है? तमिलनाडु में आपका मीनाक्षी मंदिर है, जो कि कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 5, 7, 6 या फिर 4? तो महाद्वीपों की संख्या कुल कितनी है? आप सभी जानते हो कुल 7 महाद्वीप हैं, जिसमें यदि सबसे बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया है, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा होगा? सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुक किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी, कुश्ती, कबड्डी या फिर हॉकी? तो हुक शब्द का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी से है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क, श्रीनगर, कांगड़ा या फिर गया? तो ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क में तो अभी अभी हम चर्चा करके आए हैं। कौन सा मंदिर है? सूर्य मंदिर स्थित है और ओडिशा में स्थित है। श्रीनगर कश्मीर घाटी का प्रमुख शहर है और किस नदी के किनारे बसा शहर है? तो श्रीनगर आपके झेलम नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ज्वालामुखी मंदिर आपके कांगड़ा में है। और कांगड़ा किस राज्य में है? तो कांगड़ा आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वोट के लिए क्या जरूरी है? उम्र, अंगूठा, पहचान पत्र या फिर शिक्षा? तो शिक्षा कोई आवश्यकता नहीं होती है कि वोट अनपढ़ भी दे सकते हैं और अंगूठे की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है, वोट कोई भी डाल सकता है, ठीक है। यहाँ पे उम्र होना अति आवश्यक है, उम्र के बिना आपका वोटर आईडी भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो उम्र होना अति आवश्यक है। और कितनी उम्र होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। पहले यह उम्र थी 21 वर्ष, परंतु आपका कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1889 में, 1989 में हुआ था। 1989 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 61वां संविधान संशोधन हुआ था और जिसके माध्यम से वोट देने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि 61वां संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भूटान की राजधानी क्या है? पेरिस, काबुल, थिम्पू या फिर तेहरान? तो यहाँ पे राजधानियों की बात आई है तो राजधानी तेहरान किसकी है? तेहरान आपके ईरान की राजधानी है। और यदि यहीं पे इराक की होती तो वो कौन सी होती? बगदाद होती। थिम्पू इसका राइट आंसर होगा। भूटान की राजधानी थिम्पू है। और काबुल आपके किसकी राजधानी? अफगानिस्तान की राजधानी है। पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, जो कि किसकी राजधानी है? आपके फ्रांस की राजधानी है।
जनगणना किस अंतराल में होती है? 5 वर्ष, 1 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 20 वर्ष? तो जनगणना आपके 10 वर्षों के अंतराल में होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और अभी कौन सी जनगणना हुई थी? 2011 की जनगणना हुई थी। और अब कब होनी थी? 2021 में होनी थी, परंतु अभी तक नहीं हुई है। किसके कारण नहीं हुई है? तो कोरोना के चलते हुए अभी तक नहीं हुई है। इंडिया मिलिट्री अकादमी स्थित है कहाँ पर है? खड़गवासला, हैदराबाद, बेंगलुरु या फिर देहरादून? तो यहाँ पे खड़गवासला की बात करें तो खड़गवासला में तो कौन सी अकादमी स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, देहरादून में। देहरादून किसकी राजधानी है? तो देहरादून आपके उत्तराखंड की राजधानी है। परंतु यदि प्रश्न पूछा जाए उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी होगी, तो वो देहरादून न होकर कौन सी होगी? गियरसेन होगी। बेंगलुरु किसकी राजधानी? कर्नाटक की राजधानी है। और हैदराबाद किसकी है? आंध्र प्रदेश की न होकर तेलंगाना की राजधानी है अभी वर्तमान में। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल किसके शासनकाल में थे? अकबर, हुमायूं, औरंगजेब या फिर बाबर? तो अबुल फजल किसके शासनकाल में थे? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अकबर के दरबार में थे। अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से अबुल फजल एक थे। और अबुल फजल ने कौन सी किताब लिखी थी? अबुल फजल ने आपके अकबरनामा नामक पुस्तक लिखी थी, जो अकबर की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार किसका नाम है? भूटान, थाईलैंड, बर्मा या फिर श्रीलंका? तो म्यांमार किसका नाम है? म्यांमार का ही पहले क्या नाम था? बर्मा था। और म्यांमार की पहले राजधानी क्या थी? पहले थी, अभी नहीं है ये, पहले रंगून थी। और 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा गया था? रंगून ही भेजा गया था। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि म्यांमार की वर्तमान में राजधानी कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1889, 5 सितंबर 1879, 2 अक्टूबर 1879 या फिर 5 नवंबर 1889? तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 14 नवंबर 1889 को जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का। और उसके जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बाल दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो बाल दिवस से मनाया जाता है। 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। 2 अक्टूबर 1869, यहाँ पे 79 नहीं होगा, 1869 को किसका जन्म हुआ था? गांधी जी का जन्म हुआ था। और इसके अलावा 2 अक्टूबर को ही किसका जन्म हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान कब लागू हुआ? 1949, 1950, 1947 या फिर 1946? तो संविधान कब लागू हुआ था? 1946 की बात करें तो कैबिनेट मिशन क्या हुआ था? भारत आया था। 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था, ये आप सभी जानते हो। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। और 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ था। यदि पूछा जाए भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। और 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। वोट देने के लिए उम्र होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? अभी अभी हम चर्चा करके आए हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में, 16 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष या फिर 22 वर्ष। अभी अभी चर्चा करके आए हैं कि 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई है? 18 वर्ष कर दी गई है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। ईरान की राजधानी क्या होगी? बगदाद, तेहरान, काबुल या फिर वियना? तो ईरान की राजधानी क्या होगी? या आपकी तेहरान होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। राजधानियों की भी अभी अभी हम चर्चा करके आए हैं कि काबुल आपकी किसकी राजधानी? अफगानिस्तान की है। बगदाद इराक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन और जीके का लास्ट क्वेश्चन दिया गया कि निम्न में से खाद्य फसल कौन सी है? सरसों, कपास, रतनजोत या फिर मक्का? तो सरसों, कपास और रतनजोत कौन सी फसल है? तिलहन की फसलें हैं जिनसे तेल निकाला जाता है। खाद्य फसल कौन सी होगी? खाने वाली फसल आपकी मक्का है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। तो ये थे आपके 15 जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम चर्चा करने वाले हैं विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। तो विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन? बदलेगा? डायनेमो, मोटर, बैटरी या फिर ट्रांजिस्टर?
तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य आपका डायनेमो या विद्युत जनित्र करता है, जिसे हम जनित्र भी बोलते हैं। मोटर क्या करती है? मोटर इसका उल्टा काम करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। बैटरी क्या करती है? बैटरी आपकी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट इल्यूमिनेशंस किसका होगा? लाइट ईयर, लक्स, पास्कल या न्यूटन? तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, लक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु में धातु का मिश्रण क्या कहलाता? मिश्रण, तत्व, परमाणु या फिर एलॉय? तो धातु में धातु का मिश्रण एलॉय कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट दिया गया है कि एक तार में एक समान विद्युत दौड़ रही है, तो उस तार पर क्या होगा? केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो एक तार में यदि एक समान विद्युत दौड़ रही है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी होगा और विद्युत क्षेत्र भी होगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ए और बी दोनों होंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से ठोस ईंधन कौन सा? केरोसिन, पेट्रोल, चारकोल या गैस? तो गैस तो हो नहीं सकता, ठोस गैस तो होता। केरोसिन और पेट्रोल किस अवस्था में रहते? द्रव्य अवस्था में रहता। तो ठोस ईंधन कौन सा होगा? यहाँ पे चारकोल होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यदि यूरेनियम निर्वात में रख दे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तापमान में कमी होगी, तापमान में वृद्धि होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा या इनमें से कोई नहीं? तो यूरेनियम को निर्वात में रखने पर उसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तड़ित होने या गिरने का अर्थ क्या होता है? तापमान का बढ़ना, आवेश का भूसंकर्पण, चुंबकीय क्षेत्र या आर्द्रता का कम होना? तो क्या होगा? तड़ित होने या गिरने का अर्थ होता है आवेश का भूसंपर्कन, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है कि ये दो बल्ब एक साथ चमक रही हैं, यदि इनमें से एक अधिक चमकता है और दूसरा कम चमक रहा है तो प्रतिरोध का प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो कम चमकता है उसका प्रतिरोध क्या होगा? अधिक होगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, कम चमकने वाले बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी किस तापमान पर उबलता? 100 डिग्री सेल्सियस पर, सतह के दबाव पर निर्भर करता है, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस? तो पानी किस तापमान पर, पानी का क्वथनांक क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, परंतु यहाँ पे ज़्यादा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, सतह के दबाव पर निर्भर करता है कि वो किस तापमान पर। 100 डिग्री से पहले भी उबल सकता है या फिर बाद भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का गलनांक कितने डिग्री होता है? क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है सामान्य तौर पर, और गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व क्या होता है? सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़ पर चढ़ने पर दाब बढ़ता है या फिर घटता है? तो क्या होगा? तो पहाड़ों पर चढ़ने पर जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तो दाब क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O, CO2, H2O या NaCl? तो NaCl सोडियम क्लोराइड खाने के नमक का सूत्र होता है, ठीक है। H2O इसका राइट आंसर होगा, पानी का रासायनिक सूत्र है। D2O भारी जल का सूत्र होता है जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? KMnO3 ZnO CHCl3 या N2O? N2O जिसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, इसे हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। CHCl3 क्या होता है? क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है। KMnO3, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है जिसे हम लाल दवा या PP कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचती हैं? तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट या 20 सेकंड में 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 500 सेकंड या फिर 8 मिनट और 19 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन और साइंस का लास्ट क्वेश्चन है कि गाड़ी आगे पीछे धक्का देने का नियम कौन सा होता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जड़त्व का नियम, गुरुत्वाकर्षण बल या फिर घर्षण बल? तो आगे पीछे धक्का देने का नियम कौन सा होता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम होता है जिसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को ही हम क्या कहते हैं? न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं। तो यह थे आपके साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम चर्चा करने वाले गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो गणित का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है कि 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल प्रति घंटा किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो आपको बार बार बताया गया है कि जब रेलगाड़ी एक खंबे को
एक व्यक्ति को या फिर एक बिंदु को पार करती है, ऐसी स्थिति में कुल दूरी क्या होगी? कुल दूरी होगी आपकी रेलगाड़ी की लंबाई। तो यहाँ पे दूरी दी गई है 140 मीटर, ठीक है। तो ये हो गई रेलगाड़ी की लंबाई है, तो ये हो गई दूरी, ठीक है। 140 बट्टे चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय, परंतु ये दूरी किस में है? मीटर में है। समय आपका किस में है? सेकंड में है। तो चाल किस में आएगी? मीटर प्रति सेकंड में आएगी। परंतु हमें निकालना किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इससे क्या कर देंगे? अपना नियम 18/5 से गुणा कर देंगे। और यदि यह किलोमीटर प्रति घंटे में होती और मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता तो इसका उल्टा 5/18 से करते हैं। अब इसे काट लेते हैं। 6 के पहाड़े से 18 3 बार कटेगा, और 12 कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा। 2 से 140 कितनी बार कटेगा? 2 से 140 कट जाएगा 70 बार। और 5 से 70 कितनी बार कटेगा? 14 बार कटेगा। तो 14 को इस 3 से गुणा करवाएंगे, 14 3 कितने हो जाएंगे? 42 किलोमीटर प्रति घंटा होगी उस रेलगाड़ी की चाल, जो कि किस ऑप्शन में दी गई है? ऑप्शन बी में दी गई है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6, 9, 12, 16 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 3 बचे। तो पहले हम वो संख्या तो देखें कि वो संख्या कौन सी है जिसमें 6, 9, 12, 16 और 30 का पूरा पूरा भाग जाता हो। तो आपको बताया गया कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एलसीएम कहते हैं, अर्थात लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। तो 6, 12, 9, 16 और 30 का हमें क्या करना होगा? एलसीएम निकालना होगा। 6, 12, 9 हो जाएगा, ठीक है, 16 हो जाएगा और 30 हो जाएगा, ठीक है। इनका निकालना हमें एलसीएम। तो हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम 2 का भाग देंगे, वही नियम कि 2 का दिया। 6 में कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 12 में 6 बार। 9 में नहीं जाएगा। 16 में 8 बार जाएगा। और इसमें 30 में 15 बार जाएगा। एक बार और 2 का दे लेते हैं, ठीक है। कितनी बार जाएगा? 3 में नहीं जाएगा। 6 में कितनी बार जाएगा? 6 में जाएगा आपका 3 बार। 9 में नहीं जाएगा। और 8 में कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। और 15 में ये नहीं जाएगा। अब हमें किसका भाग देना होगा? अब हम 2 का भाग नहीं देंगे, क्योंकि 2 से केवल एक ही संख्या है 4 कटने वाली। अब हम भाग देंगे 3 का, ठीक है। 3 से ये 3 में 1 बार, 3 में 1 बार, 9 में 3 बार, इसमें 4 बार और 15 में 5 बार। अब हम सीधा सीधा इन्हें गुणा करवा लेंगे, क्योंकि आगे क्या है? क्रमागत संख्याएं, और क्रमागत संख्याएं कभी भी एक संख्या से नहीं कटती, ठीक है। तो 5 को 4 से करवाया, 5 चौके 20, 20 को 3 से करवाएंगे, कितना हो जाएगा? 20 3 60, 60 को इस 3 से करवाएंगे, 6 3 18, 180, 180 को 2 से करवाया 360, और 360 को 2 से करवाएंगे 720। तो 720 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 9, 12, 6, 16 और 30 का पूरा पूरा भाग जाता है। परंतु हमें क्या करना? 3 शेषफल और बचाना है। तो 720 में 3 जोड़ देंगे तो शेषफल बच जाएगा। संख्या कितनी हो जाएगी? 723 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर 14 है तो x माइनस 1/x क्या होगा? ठीक है। तो यहाँ पे वैसे देखें तो हमारे पास सूत्र क्या होता है? x माइनस 1/x का मान कुछ दिया गया होता है, मान लो यहाँ पे p दिया गया है। तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है p क्यूब माइनस के 3p, ठीक है। तो इसके 2 तरीके, यहाँ पे 14 दिया गया है तो आपको 14 से छोटी पूर्ण घन संख्या देखनी है, ठीक है। 14 से छोटी पूर्ण घन से जितना भी दिया गया उससे जस्ट पहले वाली पूर्ण घन संख्या। तो 14 से पहले वाली 1 का घन 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का कितना हो जाएगा? 3 का हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। तो 27 तो ज़्यादा 14 से ठीक पहले वाली क्या होगी? 8, और 8 किसका घन है? 2 का है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 ही होगा निश्चित रूप से। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। एक तो यह तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? आपको 14 के टुकड़े करने। 14 के टुकड़े केवल एक ही होता है, क्योंकि 14 में केवल 2 का भाग जाता है और 7 का भाग जाता है। 14 को हम क्या कर देंगे? 7 × 2। और यदि ये टुकड़े जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बनती है तो इसका पहला वाला ये 2 भाग क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। 7 और 2 9 क्या पूर्ण वर्ग संख्या बन रही है? तो इसका राइट आंसर 2 ही होगा। किसी भी तरीके से आप आसानी से इसे सरल कर सकते हो, कुछ ही सेकंडों में, 15 से 20 सेकंड में, ठीक है। ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि 14 से ठीक पहले वाली आपको पूर्ण घन संख्या देखनी होगी और उसका घनमूल ही क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो 14 से ठीक वाली पहले यहाँ पे 8 होगी और 8 का घनमूल क्या होगा? 2 होगा। तो 2 इसका राइट आंसर होगा।
इसे हम हल भी कर सकते हैं। यहाँ पे मान कितना आया 2, तो आपके पास सूत्र क्या होता है पी क्यूब माइनस के 3p होता है। तो पी क्यूब का मान कितना होता है 2 का क्यूब 8, सॉरी पी क्यूब प्लस के 3p होगा, 2 का 8 हो जाएगा और 3 6 को 3 सॉरी 2 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6, 8 और 6 कितने होते 14 होते। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा। समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 के मूलों के वर्गों का योग 10 है, तो p का मान आपको क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना आपका अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पे एक द्विघाती समीकरण दिया गया है और द्विघाती समीकरण में यह क्या होता है a होता है x स्क्वायर वाला, फिर यह जो x के साथ में होता है ये b होता है और लास्ट में जो संख्यात्मक मान होता है वो c होता है। ठीक है, तो आपके पास इनके मूलों के वर्गों का योग दिया गया 10। तो इनके मूलों का वर्गों का योग क्या होता है, मूलों के वर्गों का योग होता है आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के बी बटा ए होता है। ठीक है, और इनका यदि गुणनफल करें कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए होता है, जहाँ पे ए क्या होता है दोनों में कॉमन होता है, दोनों में एक जैसा होता है। ठीक है, तो बी के साथ बी वाली संख्या कौन सी होगी, ये होगी जो अक्स के साथ दी गई है, तो बराबर हम कह सकते हैं कि 2 बट्टा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बी माइनस का है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, हर में 1 का कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया क्या आ गया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया हमारे पास 2। अब दोनों ओर से यदि हम स्क्वायर कर दें, इसका भी स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, जिसे हम क्या लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे 2ab लिखेंगे, बराबर हो गया आपका 4 हो गया। ठीक है, अब आपके पास इनके वर्गों का योग a स्क्वायर और b स्क्वायर क्या दिया गया 10 दिया गया है, तो इसकी जगह हम इसका मान लिख देंगे 10 प्लस के 2ab बराबर क्या होता है 4 होता है। ठीक है, यह 10 इस और प्लस का पक्षांतरण कर देंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, 4 में से 10 घटाएंगे माइनस के 6, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 2 का भाग 6 में 3 बार, तो माइनस का 3। और अभी अभी आपको बताया था कि इनके योग तो होता है माइनस के बी बटा ए बराबर और इनका जो ये गुणनफल होता है सी बटा ए के बराबर, जहाँ पे ए क्या होता है कॉमन होता है, तो सी का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। प्रश्न में सी की जगह क्या लिखा पी लिखा है, तो पी का मान कितना आ जाएगा माइनस के 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग 1440 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो बहुभुज के अंतः कोणों के योग का आपको सूत्र बताया गया है, क्या बताया गया है कि 2n माइनस के 4 इंटू क्या करना समकोण, अर्थात कितना होगा 90 डिग्री बराबर क्या होगा अंतः कोणों का योग होता है, जो कि आपके दिए गया है कितना 1440। ठीक है, ये 90 यहाँ पे गुणा में पक्षांतरण कर देंगे 1440 के भाग में, तो कितनी बार भाग जाएगा 0 से 0 और 16 नब्बे 144 16 बार जाएगा, तो 2n माइनस के 4 बराबर दिया गया 16, तो ये 4 इधर माइनस का पक्षांतरण कर देंगे प्लस का कितना हो जाएगा 16 और 4 कितना हो जाएगा 16 और 4 20 हो जाएगा। ठीक है, 2n बराबर 20 है तो n बराबर कितना हो जाएगा 20 में 10 2 का भाग 10 बार जाएगा, तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 10 आ गई। ऑप्शन नंबर ए में दी गई है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.09 का वर्गमूल क्या होगा। यहाँ पे आपको 0.3 मत कर देना, गलत हो जाएगा। गलत कैसे हो जाएगा कि जैसे ही आप 0.3 को 0.3 से गुणा करोगे तो कितने हो जाएंगे 3 3 9 हो जाएंगे, परंतु 1 और 2 से पहले पॉइंट लगेंगे तो यहाँ पे 0.09 होगा। 0.09 का 0.3 होता, इसका नहीं होगा, तो इसका कितना होगा। इसका आपको क्या करना होता है, हम वर्गमूल की संख्याओं में क्या लेते हैं 2 2 के जोड़े लेते हैं, तो आपको 90 का निकालना होगा। ठीक है, तो 90 में जस्ट पहले पूर्ण वर्ग संख्या होती है 81, तो ये किसका होगा 0.9 के बाद जो संख्या आएगी 0.9 समथिंग होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 948, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5% वार्षिक दर से कितने समय में कोई राशि दुगुनी हो जाएगी। राशि क्या हो रही है दुगुनी हो रही है। अपना फॉर्मूला क्या कहता है कि n-1 क्या दिया गया आपका दर दिया गया, तो r लिख देंगे, समय दिया गया होता तो t लिखते इंटू 100। राशि दुगुनी हो रही है तो 2-1 कितना हो जाएगा 1 बटा समय दिया गया 5 इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, यहाँ पर भी 100 कर दिया। ठीक है, 5 का भाग 100 में 20 बार, तो 20 वर्षों में कोई भी धनराशि क्या हो जाएगी
दुगुनी हो जाएगी, कितनी दर से? 5% की दर से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइकिल को 360 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। ठीक है, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है और उसमें 10% की हानि हो गई। 100 में 10 की हानि मतलब 90 रुपये की हो गई। ठीक है, तो 360 क्या हो गया? इसका 90% हो गया। अब क्या पूछा आगे? इसमें उस साइकिल को 10% का लाभ प्राप्त करना है। तो लाभ प्राप्त करना 100 रुपये क्रय मूल्य होता है, 10 का लाभ मतलब 110 में बेचना है। ठीक है, यही होता है। 0 से 0 और 9 चौके 36। ठीक है, 4 को 110 से गुणा करवाएंगे, कितने हो जाएंगे? 11 चौके 44, 440 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पुरुष या 6 स्त्रियां एक काम को 112 दिन में करते हैं, उसी काम को 12 पुरुष तथा 18 स्त्रियां कितने दिनों में करेंगे? यहाँ पे देखिए दो शब्द दिए गए, एक तो यहाँ पे तथा है, एक या है। इन दोनों में अंतर समझना बहुत जरूरी है। 3 पुरुष या 6 स्त्रियां, ये बोल रहा है कि या तो ये 3 पुरुषों से करवा लो या 6 स्त्रियों से करवा लो। काम को कितने लगेंगे? 112 दिन ही लगेंगे। ठीक है, और आगे बोल रहा 12 पुरुष तथा 8 स्त्रियां। यहाँ पे 12 पुरुष और 8 स्त्रियां एक साथ मिलकर कार्य कर रही। तो यहाँ पे देखिए 3 पुरुष तथा 6 स्त्रियां, तो 1 पुरुष बराबर कितना हो जाएगा? 3 पुरुष बराबर 6 स्त्रियां काम करती, तो 1 पुरुष 2 स्त्रियों के बराबर काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्सन को पुरुष को छोड़ देंगे और केवल स्त्रियां लेंगे कि 6 स्त्रियां एक काम को 112 दिन में करती है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 पुरुष। 1 पुरुष कितनी स्त्रियों के बराबर काम करता है? 2 स्त्रियों के बराबर। अभी अभी हमने निकाला है। तो 12 पुरुष कितने के बराबर काम करेगा? 12 दूने 24 स्त्रियों के बराबर। तो 24 स्त्रियां तथा 8 स्त्रियां कितनी हो गई? 32 स्त्रियां इस काम को कितने दिनों में करेंगी? ठीक है, अब इसे सरल कर लेते हैं। सरल किससे करेंगे? 3 से काटेंगे, सॉरी 2 से काटेंगे 6 को 3 बार और 32 को काट देंगे 16 बार। 16 का भाग 112 में कितनी बार जाएगा? 16 का भाग 112 में जाएगा 16 पंजे 80, 16 छके 96 और 16 साते 112, 7 बार जाएगा। और 7 ये कितना आएगा? 21 दिन में उस काम को समाप्त करेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि मनोज एक स्थान पर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पहुंचा, परंतु वापिस 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौट सका, तो मनोज की औसत चाल क्या होगी? ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा कि दोनों चालों का गुणा करवाना, 2 इंटू पहली चाल इंटू दूसरी चाल। ठीक है, 4 पहली चाल हो गई और दूसरी चाल 16 किलोमीटर हो गई। ठीक है, और नीचे क्या करना होगा? दोनों चालों को जोड़कर भाग देना। 16 और 4 कितने होते हैं? 20 होते हैं। ठीक है, इन्हें जोड़ देंगे और भाग देंगे। 2 एक कम 2 और 2 से कितनी बार कट जाएगा? 10 बार। ठीक है, 16 चौके 64, 64 में 10 का भाग देना है तो 1 छोड़कर पॉइंट लगा दो। ठीक है, 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा वेतन 10% बढ़ाकर 10% कम कर दिया गया है, तो मेरा लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो आपको बार बार बताया गया है कि जब बराबर ही वृद्धि होती है, बराबर ही कमी होती है, बराबर ही लाभ होता है, बराबर ही हानि होती है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आपको हानि ही होगी। और कितनी हानि होगी इसके लिए आपको क्या करना? 10 दिया गया तो 10 इंटू 10/100। ठीक है, क्या कर देंगे? 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 1 एकम 1% की क्या होगी? निश्चित रूप से हानि होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 4 और 8 का तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती ज्ञात करने का डायरेक्ट सूत्र होता है a इंटू बी बटा 2। ठीक है, तो a दिया गया 4, b दिया गया 8 और बट्टे क्या कर देना? 2 का भाग देना। ठीक है, 2 से 4 2 बार, 8 दूने 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। एक व्यक्ति को उसके वेतन की 5% बढ़ोतरी मिलकर 252 रुपये मिले हैं, उसका पूर्व वेतन क्या होगा? तो पूर्व की या वर्तमान की जो कुल संख्या होती है वो 100% होती है। 5% बढ़ गई मतलब कितनी हो गई? 105 हो गई। तो ये 252 क्या हो गया? 105% हो गया इसका। ठीक है, अब आपको क्या करना है? 100 से गुणा करना है, क्योंकि मूल संख्या 100% होती है। अब इन्हें काट लेंगे। किससे काटेंगे? हम काटेंगे 5 से 100 को 20 बार काटेंगे और इसे काटेंगे 21 बार। ठीक है, 21 का भाग देंगे 252 में, कितनी बार जाएगा? 21 एक कम 21, एक बार जाएगा। 25 में से 21 घटाएंगे, 4 बचेंगे, 2 उतार देंगे, 21 दूने 42, 12 बार जाएगा। और 12 को 20 से गुणा करेंगे, 12 दूने 24, 1 0 उतार दिया, 240 रुपये हो जाएगा उसका पूर्व का वेतन। ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 2x² - 3x - 12 बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो, तो a प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान आपको ज्ञात करना होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होगा, इन समीकरणों का आपको मान ज्ञात करना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अभी अभी आपको एक क्वेश्चन बताया था पी का मान ज्ञात करने वाला, उसमें आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के बी बटा ए। ठीक है, तो यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 3, तो माइनस के 3 बट्टा ए का मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ में 2 हो जाएगा, बराबर दिया गया माइनस के बी बट्टा ए। ठीक है, तो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस कैंसिल, तो योग कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया गया, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया, उम्र से संबंधित, उसके बाद के 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होने वाले। तो गणित का लास्ट क्वेश्चन है कि एक पिता अपने पुत्र की आयु से 5 गुना बड़ा है। ठीक है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 44 वर्ष हो जाएगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 44 वर्ष होगा, तो अभी उनका योग कितना है हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 4 वर्ष बाद पिता की 4 बढ़ेगी और पुत्र की 4 बढ़ेगी, टोटल कितनी बढ़ जाएगी, 8 बढ़ जाएगी। तो अभी कितना है, 44 में से 8 घटा देंगे, 36 वर्ष है अभी इनका योग। और 4 वर्ष बाद 4 पिता की जुड़ जाएगी, 4 पुत्र की जुड़ जाएगी, तो 44 हो जाएगी। और इनका अनुपात कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 5 गुना बड़ा, मतलब पुत्र 1 वर्ष का तो पिता 5 वर्ष का होगा। ठीक है, तो 1:5 इनका अनुपात हो जाएगा, बराबर दिया गया 36। ठीक है, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, अनुपातों का योग 6 है, बराबर 36 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 6 छक्के 36। तो पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी, 6 एकम 6 हो जाएगी, और पिता की कितनी हो जाएगी, 6 पंजे 30 हो जाएगी। ठीक है, तो पूछा क्या, पुत्र की वर्तमान उम्र 6 वर्ष होगी, पिता की पूछता तो 30 वर्ष होती। ठीक है, और 4 वर्ष बाद आगे जो दिया गया कि 6 और 4 पुत्र की 10 हो जाएगी और इसकी 34 हो जाएगी, योग हो रहा 34 10 44, मतलब अपना उत्तर सही है। तो ये थे आपके गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आशा है आपके आसानी से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट में बात करने वाले हम रीजनिंग के 5 प्रश्नों की। तो रीजनिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। क्या दिया गया, एक सीरीज दी गई है, कौन सी सीरीज है, 3 8 15 24 35 48, आगे की संख्या आपको ज्ञात करनी है। देखिए कितने जोड़े गई है, किसमें 3 और 8 में कितने जोड़े गए, 5 जोड़े गए, 5 और 3 8 होते, 8 और 15 में कितने का अंतर है, 7 का, 15 और 24 में 9 का अंतर है, 24 और 35 में 11 का अंतर है, 35 और 48 में 13 का अंतर है, मतलब 2 बढ़ रही है, 5 7 9 11 13, अब कितने का होना चाहिए, 15 का होना चाहिए। ठीक है, तो 48 और 15 कितनी होती है, 53 10 63 होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन का मृत्यु से संबंध है तो आशा का किससे होगा। देखिए जीवन का विलोम शब्द मृत्यु होता है, तो आशा का विलोम शब्द निराशा होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुडे को किसी शब्द में कूटबद्ध किया गया, तो आगे बिफोर को आपको करना होगा, किस प्रकार किया गया। देखिए टी है 20 पे आता है, यू 21 पे आता है। ठीक है, 1 बढ़ाया है। ठीक है, ओ कितने पे आता है, 15 पे आता है, क्यू 17 पे आता है, 2 बढ़ाया है। डी कितने पे आता है, 4 पे आता है, ई 5 पे आता है, फिर से 1 बढ़ाया, पहले 1 बढ़ाया, फिर 2 बढ़ाया, फिर 1 बढ़ाया, ए 3 पे आता है, ए 1 पे आता है, सी 3 पे आता है, 2 बढ़ा रहा, फिर वाई के जस्ट बाद जेड आया, पहले 1 बढ़ाया, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, इस प्रकार की सीक्वेंस चल रही है। तो यहाँ पे हमें क्या होगा, बी के जस्ट बाद में कौन सा, बी 2 पे आता है, 3 पे कौन आएगा, सी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में तो सी है नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा वैसे, सॉरी इस ऑप्शन दूसरे ऑप्शन में। आगे क्या आया, ई दिया गया, ई के बाद में अब हमें कितने बढ़ाने होंगे, 2 बढ़ाने होंगे, तो ई 5 पे आता, 7 पे कौन आएगा, जी आएगा। ठीक है, तो सी जी आएगा, तो इसमें डबल सी है, ये भी नहीं होगा, इसमें सी पी है, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। फिर भी हम देख लेते हैं, एफ 6 पे है, जस्ट बाद वाला 7 पे जी आएगा, फिर ओ से 2 बढ़ाने, 15 और 2 17, क्यू आएगा, फिर आर से 1 बढ़ाना, एस आएगा, और ई से 2 बढ़ाएंगे तो जी आएगा। यह ऑप्शन सी में दिया गया, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है कि यदि पी क्यू का भाई है। ठीक है, पी और पी क्या है, क्यू का भाई है। ठीक है, तो ये पी हो गया भाई किसका, क्यू का। और क्या लिखा, आर पी का पिता है, तो आर को हम ऊपर लिखेंगे, आर पी का पिता है तो क्यू का भी पिता ही होगा, क्योंकि पी क्या है, क्यू का भाई है, तो इन दोनों का पिता कौन हो गया, आर हो गया। ठीक है, एस टी का भाई है, एस टी का भाई है। ठीक है, एक बार इधर लिख देते हैं टी का, इनसे कोई संबंध नहीं दिखाई दे। और क्या दिया गया कि टी क्यू की पुत्री है, तो ये क्यू है और इसकी पुत्री कौन है, टी है, और एस क्या है, इसका भाई है। ठीक है, तो एस के
तो पी क्या हो जाएगा, टी का चाचा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एस का भी चाचा हो जाएगा क्योंकि एस क्या है, टी का भाई है। और आर क्या हो जाएगा, इन दोनों का दादा हो जाएगा क्योंकि इनका पिता है क्यू और पी का। तो एस का चाचा कौन है, एस का चाचा पी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सॉरी आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है और पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम की ओर मुख करते हुए मैं घड़ी की सुई की दिशा में, यह उत्तर हो जाएगा, यह दक्षिण हो जाएगा, यह पूरब हो जाएगा और यह पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की दिशाएं आपको बनानी होगी। यहाँ पे बोल रहा है कि पश्चिम की ओर मेरा मुख है, इधर मेरा मुख है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि मैं घड़ी की सुइयों की दिशा में 90 डिग्री मुड़ा, तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, इधर इस तरह घूमती है तो 90 डिग्री मुड़ गया, इधर हो गया। अब मेरा मुंह किस दिशा में हो गया, उत्तर दिशा में हो गया। मुड़कर उनकी विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ गया, फिर से इधर मुड़ रहा है, कितना मुड़ रहा है 135, तो यहाँ से यहाँ तक 90 हो जाएगा और यह यहाँ तक हो जाएगा 135 इनके बीच में। तो कितना हो जाएगा, किस ओर मुख हो गया, अब ये दक्षिण दिशा हो गई, ये पश्चिम हो गई, तो मुख हो गया इस दिशा में, दक्षिण पश्चिम में। किस ऑप्शन में दक्षिण पश्चिम दिया गया, ऑप्शन डी में दिया गया, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये थे आज के वीडियो के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 38वें पेपर के। ये आंसर की गलती से आपके 39वें की डाल दी गई है, आगे वाले में आपके 38 और 39 दोनों की डाल दी जाएगी। ठीक है, तो ये आप मिलान भी कर सकते हो। और रोजाना पार्ट दर पार्ट सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ से आपको अत्यधिक फ़ायदा होने वाला है। वहाँ पर आपको नोट्स भी मिलते रहेंगे, इनकी PDF भी मिलती रहेगी। यदि आपके पास पुस्तक नहीं है तो भी आप वहाँ से PDF देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।